नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम हिंदी सीरीज में वाक्य भेद पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन है ना, अपने कमेंट्स बताइए। जो भी आपको वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है, मैं दोबारा बताऊं उस चीज को, तो आप उसे जरूर बताइए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाक्य भेद। अब वाक्य भेद यानी कि वाक्य किसे कहते हैं, यानी कि सेंटेंस किसे कहते हैं। देखिए सेंटेंस, ये मीनिंग लिखी हुई है, ये डेफिनेशन है इसकी, तो मैं आपको आसान भाषा में भी समझाती हूँ। मतलब मैंने एक आपको एग्जाम्पल देना है और उसी से मैं आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर करूँगी। क्योंकि क्या होता है, किसी भी मतलब चीज़ के कोई भी टॉपिक होता है, कोई भी चीज़ होती है, उसको समझने के लिए आप अगर एक एग्जाम्पल उठाओगे, उसी के थ्रू उस चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आप उसे हमेशा के लिए याद कर लोगे। तो जैसे कि मैंने बोला सीता गाना गाती है, तो क्या है, सार्थक शब्द है, पता चल रहा है किसी का नाम है, गाना गाने का काम हो रहा है, क्लियर। व्यवस्थित समूह है जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो रहा है, यानी कि क्या पता चल रहा है, गाना गाने का काम हो रहा है तो शब्दों का ऐसा समूह जिससे अपना एक सार्थक अर्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, बस और कुछ नहीं है। अब वाक्य के कितने तत्व हैं, 3 चीजें हैं। एक है तत्व, यानी कि वाक्य किस किस चीज से बना होता है। वाक्य के अंग, यानी कि कितने कौन कौन से पार्ट होते हैं वाक्य में। और वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पे और रचना के आधार पे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं वाक्य के तत्व, यानी कि एलिमेंट। अब मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया, यानी कि सीता गाना गाती है, उसी से मैं आपको काफी चीजें क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले वाक्य के तत्व, मैंने बोला कि सीता गाना गाती है। अब सार्थकता मतलब किसी भी सेंटेंस में कुछ ना कुछ उसका मीनिंग निकलना चाहिए, हमें पता होना चाहिए वहां पे क्या चीज हो रही है, तो सार्थकता उसे कहेंगे, बस सिंपल है। योग्यता, योग्यता मतलब वो सेंटेंस है वो अर्थ प्रकट करने की योग्यता रखता हो, क्लियर। जो भी स्टेटमेंट है वो अपने अनुसार मीनिंग निकालने की योग्यता रखता हो। आकांक्षा, आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा, यानी कि जो भी सेंटेंस है वो अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वाक्य आधा अधूरा है, क्लियर। तो ये है आकांक्षा। निकटता, निकटता मतलब चीजें दूर दूर नहीं होनी चाहिए, जैसे ऐसा नहीं हो कि सीता यहाँ लिखा हुआ है, गाना बहुत दूर लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पदक्रम, पदक्रम मतलब सीक्वेंस, सब सारी चीजें, सारे शब्द आपस में एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगे हुए होने चाहिए। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि गाना पहले लिख दिया, है पहले लिख दिया, बाद में लिख दिया, सीता सबसे लास्ट में लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर अपना एक सीक्वेंस चलना चाहिए, तो वो पदक्रम हो गया। अन्वय, अन्वय का मतलब होता है मेल, यानी कि वाक्य में किसी भी सेंटेंस में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि की कोई भी काम हो रहा है उनके साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए। जैसे मैंने बोला सीता गाना गाती है, अब अगर हम यहाँ पे किसी और को भी लेते हैं, यानी कि सीता और राम ने गाना गाया, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे ना, जैसे हम अभी तक कह रहे थे कि सीता गाना गाती है या फिर सीता और राम गाना गाती है, नहीं होगा। तो सीता और राम ने गाना गाया, है ना। मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो भी चीज वहां पे यूज हो रही है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए, क्लियर। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब वाक्य के भेद देखिए, सीता गाना गाती है, क्या होता है, वाक्य के 2 भेद होते हैं, ये आपको नंबर याद रखने हैं। वाक्य के तत्व 6, वाक्य के भेद 2, उद्देश्य और विधेय। कुछ नहीं है, सीता गाना गाती है, जो सीता है वो है उद्देश्य, मतलब सब्जेक्ट, मतलब जिसने काम करा, यानी कि कर्ता। तो उद्देश्य यानी कि कर्ता, बस उसको छोड़ के जो भी बचा है सेंटेंस में वो हमारा सीधे सीधे विधेय हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। इसमें मैंने एग्जांपल भी सेम लिया, अनुराग खिलता है, तो अनुराग हमारा उद्देश्य हो गया, और जो भी कर्ता के बाद जो भी चीज बचती है कुछ भी, वो हमारा सीधा सीधा विधेय हो जाता है, क्लियर है आपको। अब जैसे मैंने बोला सचिन दौड़ता है, तो सचिन हमारा उद्देश्य हो गया और दौड़ता है क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। अब मैंने बोला, देखिए जैसे कि कभी कभी ऐसा वर्ड आ जाता है कि परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। अब कर्ता इसमें व्यक्ति है
और उसका मतलब विधेय क्या है, परिश्रम करने वाला, है ना। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, हमें कभी कभी क्या होता है कि वर्ड्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, हमें उसमें से उद्देश्य और विधेय निकालना थोड़ा टफ होता है। तो वो आपको तब क्लियर होगा जब मैं आपको जितने भी टॉपिक हैं सीक्वेंस वाइज मैं उनका अपना एक आपको टेस्ट सीरीज चलाऊंगी, तो वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल बताऊंगी। इसके बाद वाक्य के भेद आते हैं। देखिए वाक्य के अंग हैं 2, किसी भी सेंटेंस में पार्ट कितने हैं 2। अब उसके भेद, उसके टाइप कितने हैं, तो 2 आधार पे होते हैं। एक होते हैं अर्थ के आधार पे, एक होता है रचना के आधार पे। क्लियर है। अर्थ के आधार पे होते हैं 8 और रचना के आधार पे होते हैं 3। यहाँ तक क्लियर है आपको। देखिए सबसे पहले होता है विधानवाचक। विधानवाचक कुछ नहीं है टफ। विधानवाचक में क्या होता है, किसी भी काम का लगातार होने की, अगर हमें पता चल रहा है कि उसमें कोई काम हो रहा है, बस विधानवाचक है, बस और कुछ नहीं है उसमें। निषेधवाचक, निषेध मतलब नेगेटिव, है ना। तो निषेध का मतलब होता है वहां पे कोई नेगेटिव चीज हो रही है, यानी कि तुम ये मत करो, है ना, मैंने वर्षा नहीं हो रही है, कुछ भी मतलब नाम नहीं पड़ रहा है कुछ भी। तो आज्ञावाचक नेक्स्ट है। आज्ञावाचक है मतलब किसी भी सेंटेंस में हमें जब ऐसा पता चलता है कि उसमें कोई, याद रखना आप लोग, आज्ञा में आपको आज्ञा, प्रार्थना और उपदेश तीनों आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर वहां पे प्रार्थना वाली बात हो रही है तो वो आज्ञावाचक नहीं, वो आज्ञावाचक भी होगा। क्लियर। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक पता है आपको, वहां पे क्या हो रहा है कि कोई चीज पूछी जा रही है। इच्छावाचक, देखिए आज्ञावाचक और इच्छावाचक में आप कंफ्यूज मत होना। क्या होता है कि जो आज्ञावाचक होती है उसमें आप इसका मतलब जो भी डिफरेंस है ढंग से देखिए। आज्ञावाचक में आज्ञा दी जाएगी, उपदेश दिया जाएगा, प्रार्थना की जाएगी। क्लियर। पर इच्छावाचक में हमेशा शुभकामना दी जाएगी, है ना, अपनी इच्छा प्रकट की जाएगी, तो वो हमारा सीधा सीधा इच्छावाचक हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है इसमें। संदेहवाचक, संदेहवाचक मतलब जहां पे हमें क्या होगा, डाउट होगा, बस वहां पे संदेहवाचक शायद वाला यूज हो रखा होगा, है ना, और जैसे मतलब हो सकता है ऐसी चीज यूज हो रखी हो तो संदेहवाचक हो। विस्मयवाचक मतलब क्या है, एक्सक्लेमेशन यूज हो रखी चीजें। बस कुछ चीजें क्या होती हैं कि अगर हम सेंटेंस को देखेंगे हमें तभी ही पता चल जाएगी, हमें कुछ ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है उसके बारे में। नेक्स्ट है संकेतवाचक। संकेतवाचक आप लोग ध्यान से समझिए। क्या होता है कि कोई सेंटेंस है, ठीक है, उसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे जब डिपेंड करता है उसे संकेतवाचक कहते हैं। संकेतवाचक कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसकी डेफिनेशन पूछी गई है और कई बार एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया गया है कि यहाँ पे बताइए कौन से सेंटेंस है। तो संकेतवाचक में क्या होता है, एक कोई भी क्रिया हो रही है, कोई भी काम हो रहा है, वो दूसरे काम पे डिपेंड है। क्लियर। कि इसे हम कहते हैं संकेतवाचक। नेक्स्ट है जो ये दूसरा पार्ट है रचना के आधार पे वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। देखिए मैं आपको जो ऊपर मैंने एग्जाम्पल लिया था, ये वाला अनुराग खेलता है, इसमें देखिए अगर हम बोलेंगे कि सरल वाक्य क्या है, सरल वाक्य एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। क्लियर। मतलब एक कर्ता होगा जो काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं सरल वाक्य। क्लियर है। मतलब अनुराग खेलता है, किसी और का उसमें पार्टिसिपेट नहीं है, है ना, सिर्फ कौन खेल रहा है, अनुराग खेल रहा है। और क्या खेल रहा है, खेल रहा है ना, तो उसे हम सरल वाक्य कहेंगे। एक सब्जेक्ट यानी कि एक अनुराग क्या है, सब्जेक्ट है, और जो भी बचता है वो विधेय है। तो जब एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है तो हम सरल वाक्य, इजी है। संयुक्त वाक्य क्या होता है, जब 2 सरल वाक्य यूज होते हैं, मतलब एक उद्देश्य और एक विधेय होगा, और एक उद्देश्य और एक विधेय होगा, दोनों चीजों को कंबाइंड पूल वर्ड्स जोड़ेंगे, जैसे और, है ना। तो
क्या होता है कि जब दो सरल वाक्य आपस में जुड़ते हैं और वो किसी कंबाइंड पुल वर्ड्स के थ्रू मिलते हैं, जैसे कि हमने बोला पर, लेकिन, और, एवं, तथा, इसलिए, अतः, तो वो सीधे सीधे हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, होप सो आपको इन दोनों में प्रॉब्लम नहीं होगी। पर जो मेन यहाँ पे रोल प्ले करता है, जिसमें कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है, मिश्रित वाक्य। देखिए, आपको इसमें कुछ नहीं देखना है। देखिए, इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ पहचान है, जिससे आपको मिश्रित वाक्य काफी हद तक, आपको एग्जाम में मिश्रित वाक्य निकालने, तो उसके लिए आपको इसकी पहचान याद रखनी पड़ेगी। बीच में आपको आएगा कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां। तो ये आपके पहचान है मिश्रित वाक्य की। क्लियर? संयुक्त वाक्य में क्या हो रहा है, कंबाइंड पूल वर्ड्स आ रहे हैं, और मिश्रित वाक्य में ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं। बस अगर बीच में आपको ये सब मिलता है तो आपको सीधा सीधा मिश्रित वाक्य लगाना है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या? देखिए, क्या होता है कि एक प्रधान मुख्य उपवाक्य होता है, और मतलब एक मेन रोल प्ले करेगा, और उसके अलावा जो भी बचेगा वो आश्रित होगा, मतलब उस पर डिपेंड करेगा, है ना। एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा, पर इसके अलावा मतलब एक से अधिक समापिका क्रियाएं होंगी। समापिका क्रियाएं मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर मतलब चीज कंप्लीट हो रही है तो वो मतलब क्या होगा, एक से अधिक लोगों द्वारा वो कंप्लीट होएगी। क्लियर? या फिर एक से ज्यादा लोग मतलब उसमें रोल प्ले करेंगे, तो उसमें हम क्या कहेंगे कि वो समापिका क्रियाएं हैं। जब मिश्रित वाक्य में आपको पता चल गया, एक तो मतलब ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा और अन्य आश्रित होंगे, उसमें डिपेंड होंगे, और उसकी जो पहचान है, जो, क्योंकि, जितना, उतना, इधर उधर जो भी है वो मिश्रित आएंगे। इसके अलावा एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा, और एक से अधिक समापिका क्रियाएं होंगी, है ना। जैसे एग्जाम्पल है, मैं जानता हूं कि मैंने बोला आपको इसकी पहचान है, तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। नेक्स्ट है, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। क्लियर? यानी कि जो आ रहा है ना, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, है ना। तो क्या आ रहा है इसमें, तो, है ना। तो ये बस इसी से हमें मिश्रित वाक्य पता लगता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये चीजें क्लियर होती जाएंगी, है ना। तो जितना बचता है इसमें वो हम जब हम प्रैक्टिस सेट चलाएंगे तो उसमें अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो होप सो आपको अपने डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।